तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक कॉल्ड सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। अब ध्यान देना, अगर मैं बात करूं कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से, सो एनीवन लेट मी नो कौन सा सेक्शन आपका डील करता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में। तो इट इज़ योर सेक्शन नंबर। और आप एक काम करो, आप साथ साथ में सारे सारे नोट्स बनाना शुरू कर दो। ठीक है। तो इट इज़ योर सेक्शन नंबर 135। सेक्शन नंबर 135 विच टॉक अबाउट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर मैं बात कर रहा हूँ सेक्शन नंबर 135, तो ये कंपनीज एक्ट के किस चैप्टर के अंदर फॉल होता है? दिस फॉल अंडर चैप्टर नंबर 9, जिसको हम लोग बोलते हैं अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। अकाउंट्स ऑफ कंपनीज विच इज गोइंग टू बी स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन नंबर 128 टू सेक्शन नंबर 138। इसके अंदर आपका सेक्शन है, देयर इज अ सेक्शन नंबर 135, जो अपने आप में पूरा एक चैप्टर बन जाता है एज एट एग्जीक्यूटिव लेवल। अगर आप लोगों को पता होगा तो सीएसआर इज ऑल टुगेदर डिफरेंट चैप्टर। सेम गोज फॉर सीएस प्रोफेशनल एज वेल। सीएस प्रोफेशनल में भी सीएसआर आपका एक अलग से चैप्टर है। अपार्ट फ्रॉम दिस सीएसआर नाम से आपको एक अलग से क्या है, पूरा का पूरा सब्जेक्ट भी अवेलेबल है, अगर आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया होगा तो मेरा टारगेट क्या रहेगा कि आपने सीएसआर काफी बार पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको सीएसआर प्रैक्टिकली समझाने वाला हूँ कि एक्चुअली सीएसआर किसी भी कंपनी में कैसे किस तरीके से होता है। इसको हम लोग कैसे देखेंगे, इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। और कहीं ना कहीं यह आपको उस सब्जेक्ट में भी हेल्प करेगा अगर आप लोगों ने ऑप्शनल सब्जेक्ट सीएसआर बोलकर लिया होगा तो। ठीक है। तो आप मेरे साथ में नोटिंग करना शुरू कर दो। सीएसआर की एप्लीकेबिलिटी, सीएसआर की एप्लीकेबिलिटी। सीएसआर किसे एप्लीकेबल होता है? तो बोलते हैं सीएसआर इज एप्लीकेबल टू एवरी कंपनी। बट ये एवरी कंपनी कौन सी कंपनी है? तो बोलते हैं कुछ क्राइटेरिया आपको सेटिस्फाई करने पड़ेंगे, तब जाके सीएसआर आपको एप्लीकेबल होने वाला है। तो सीएसआर इज एप्लीकेबल टू एवरी कंपनी। अब जब अगर मैं बात करूं सीएसआर की एप्लीकेबिलिटी के बारे में, तो यहां पर आ चुके हैं अमेंडमेंट। पहले क्या बोलता था? सीएसआर इज एप्लीकेबल टू एवरी कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी, इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी, या यू कैन से अ कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया। जस्ट वेट, यहाँ पर मेरे लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं। हाँ, फॉरेन कंपनी, लेकिन अमेंडमेंट आने के बाद में क्या बोल दिया? सीएसआर एप्लीकेबल टू एवरी कंपनी इंक्लूडिंग दी होल्डिंग कंपनी। किसी उस कंपनी की अगर होल्डिंग कंपनी होगी जिसको सीएसआर एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग सब्सिडरी कंपनी। ये आ चुकी है अमेंडमेंट यहाँ पर। इसको मैं बोल सकता हूँ, ये क्या है आपकी अमेंडमेंट है। नाउ क्वेश्चन अराइज, सपोज एक कंपनी को सीएसआर कब एप्लीकेबल होता है? तो बोलते हैं इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर आपकी कंपनी किसी भी एक क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रही है, मतलब एनी वन ऑफ द कंडीशन गेटिंग सेटिस्फाइड। एक तो आपकी कंपनी का क्या है, द नेटवर्थ, या फिर आपकी कंपनी का क्या है, टर्नओवर, या फिर आपकी कंपनी का क्या, नेट प्रॉफिट। अगर आपकी कंपनी का नेटवर्थ कितना है गाइस, 500 CR और मोर, या फिर आपकी कंपनी का टर्नओवर कितना है, 1000 CR और मोर, या फिर आपकी कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है, 5 CR और मोर, ऑफकोर्स इन इंडियन रुपीज। ठीक है। तो इसमें से किसी एक कंडीशन को भी अगर आप सेटिस्फाई कर दो तो आपको क्या हो जाएगा, सीएसआर एप्लीकेबल हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और तो सीएसआर आपकी कंपनी को एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी एक अमेंडमेंट आया। क्यों? पहले क्या होता था ना, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ पर ये भी क्या है, अमेंडमेंट है। क्यों?
क्योंकि पहले लिखा हुआ था करता था इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर में, इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर में अगर आप किसी भी एक कंडीशन में फॉलो क्या कर जाते हो, फंस जाते हो, तो आपको CSR एप्लीकेबल हो जाता था। लेकिन आज के डेट में इस वर्ड को हटा दिया है, और लॉ मेकर का एक गलती हुआ है कि एक जगह से तो हटा दिया और दूसरी जगह से हटाना रह गया था। ठीक है, तो मैं आपको सारी बातें बहुत प्रैक्टिकली बताऊंगा, और मैंने बहुत ज़्यादा मेरे दिमाग दोस्तों का, जो लोग लिस्टेड कंपनी में काम करते हैं ना, उन लोगों का दिमाग खराब किया था इन्हीं सारी प्रोविजन से लेके। सो बोलने का मतलब क्या है, अगर पिछले साल इन द प्रीवियस ईयर अगर आपकी कंपनी का इन तीनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है, तो आपकी कंपनी को क्या एप्लीकेबल हो जाएगा, CSR आपकी कंपनी को एप्लीकेबल हो जाएगा। क्वेश्चन अराइज होता है कि सर अगर मेरे कंपनी को CSR एप्लीकेबल हो गया तो क्या हो जाएगा, व्हाट विल हैपन अगर मेरे कंपनी को CSR एप्लीकेबल हो जाएगा। तो टेंशन मत लो, CSR अगर आपकी कंपनी को एप्लीकेबल हो जाता है तो आपको कुछ ही नहीं करना है, 3 चीजें आपको करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा गाइस CSR कमिटी, CSR कमिटी। ठीक है, मतलब यू हैव टू फॉर्म अ कमिटी। अब देखना, हम लोगों ने कमिटी, बोर्ड कमिटी पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, लेकिन इसके अंदर मैंने CSR कमिटी आपको बहुत ऊपर ऊपर से बताया था। द रीजन इज वेरी सिंपल, मैंने बोला था जब हम लोग CSR चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग CSR कमिटी को बहुत डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो अब हम लोग CSR कमिटी को बहुत डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद में अब जो CSR कमिटी बनी हुई है वो कंपनी में आके क्या करेगी, तो बोले सर वो CSR की कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करेगी। CSR की कुछ आपको एक्टिविटी परफॉर्म करना पड़ेगा, और जो CSR की एक्टिविटी आप लोग परफॉर्म करने वाले हो वो किस शेड्यूल के अंदर दी है गाइस, इट इज गिवन अंडर विच शेड्यूल, इट इज गिवन अंडर शेड्यूल 7 ऑफ व्हाट, योर कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर CSR की शेड्यूल दिया हुआ है, और शेड्यूल के अंदर कुछ हमने एक्टिविटीज दी है, वो सारी एक्टिविटी आपको एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बोला है पता है क्या, जो आप एक्टिविटी पढ़ते हो ना, इस एक्टिविटी का आपको वाइडेस्ट इंटरप्रिटेशन लेना है। इसका मतलब क्या है, मैं आपको जब एक्टिविटी पे जाएंगे तब हम लोग बात डिस्कस करेंगे। वाइडेस्ट पॉसिबल इंटरप्रिटेशन आपको लेना है। ठीक है, एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि आप क्या करने वाले हो, सोसाइटी के लिए आप लोग क्या करने वाले हो, लेकिन आपको उसके लिए खर्चा भी करना पड़ेगा। तो CSR एक्सपेंडिचर यू नीड टू स्पेंड। ठीक है, अगर मैं बात करूं कंपनीज एक्ट 1956 की, जैसे कंपनी एक्ट 2013 आने के पहले, सो इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर अ कंपनी कि आप लोग CSR एक्टिविटी में कुछ पैसा पे करो, स्पेंड करो। बट आफ्टर कंपनीज एक्ट 2013 ये क्या हो चुका है, मैंडेटरी हो चुका है कि आपने CSR एक्टिविटी के ऊपर क्या करना चाहिए, पैसा स्पेंड करना पड़ेगा। कब, अगर आपकी कंपनी का नेटवर्थ एक तो 500 करोड़ से ज़्यादा है, या फिर टर्नओवर आपका 1000 करोड़ से ज़्यादा है, या फिर आपका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है। तो अब देखो प्रॉब्लम क्या हो जाती है ना, बच्चा ये सब कुछ तो पढ़ लेता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसकी इंटरप्रिटेशन मैटर करती है। क्योंकि क्या है ना, हम लोग पढ़ते हैं और क्लैरिटी जब तक नहीं मिलती, जब तक लॉजिक क्लियर नहीं होते। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, लेट मी नो। ठीक है, और प्लीज़ थोड़ा सा पार्टिसिपेटिव रहो, है ना। और आपको आप चैट कर सकते हो यहाँ पे, तो आप अपने जो भी रिस्पॉन्सेस है वो देते रहना, क्योंकि मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो मैं वहाँ पे आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग उसके आंसर मुझे दो। ठीक है, मेरा क्वेश्चन है, सपोज हम लोग हैं इन द फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 23, उसके बाद में हमारे पास फाइनेंशियल ईयर आता है 2023 एंड 24, और यहाँ पर अपना फाइनेंशियल ईयर है 2024 एंड 25। इन द ईयर 2022 और 23 के अंदर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं नेटवर्थ, टर्नओवर और नेट प्रॉफिट। मेरा जो नेटवर्थ था इट इज़ अराउंड 499 CR, मेरा जो टर्नओवर था दैट इज 999
99 CR, एंड जो मेरा नेट प्रॉफिट था दैट इज 4,99,99,000। अरे कितना हो जाएगा, 4 करोड़, हाँ, 99,999। क्वेश्चन अराइज, क्या मुझे CSR एप्लीकेबल हुआ या नहीं हुआ? और गाइज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोग मुझे फटाफट आंसर देना शुरू कर दोगे इन सारी चीज़ों पे, ठीक है। आप मुझे बताओ, क्या मेरी कंपनी को CSR यहाँ पर एप्लीकेबल हुआ या नहीं हुआ है? एंड माई कंपनी इज ABC प्राइवेट लिमिटेड, ABC प्राइवेट लिमिटेड। बताओ, टेल मी फास्ट, क्या हमारी कंपनी को CSR एप्लीकेबल हुआ है या अभी तक हमारी कंपनी को CSR एप्लीकेबल नहीं हुआ है? क्या लगता है? नो, वेरी गुड रुजुला। तो रुजुला ने बोला नहीं हुआ है, क्यों? बिकॉज तीनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई करना था लेकिन हमने सेटिस्फाई नहीं किया। वेरी गुड सिद्धेश। अब क्वेश्चन आता है कि सपोजिंगली जो मेरा नेट प्रॉफिट, नेट वर्थ है कंपनी का, वो अभी भी कितना है? 490 CR हो गया, कम हो गया मान के चलो। मेरा जो टर्नओवर था ना वो 990 CR हो गया, ये भी कम हो गया। लेकिन आपकी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था दैट बिकम 10 CR। नाउ टेल मी वेदर CSR इज एप्लीकेबल टू यू और नॉट, whether CSR is applicable to you or not, guys. In the year 2023-24, whether CSR is applicable to you or not? Tell me fast. अब मैं आपको बताऊंगा हम लोग गलती क्या करते हैं, ठीक है। इन द ईयर आई एम सेइंग फाइनेंशियल ईयर 23-24, क्या मुझे CSR एप्लीकेबल हुआ है? तो बच्चा बोल रहा है यस, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, CSR आपको एप्लीकेबल नहीं हुआ है। आप बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है? हमारा तो नेट प्रॉफिट जो है वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया है। माय क्वेश्चन इज डिफरेंट। मैंने बोला इन द ईयर 23-24 आपको CSR एप्लीकेबल है क्या? तो इन द ईयर 23-24 के लिए आप क्या देखोगे? यू विल सी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। आर वी अंडरस्टैंडिंग गाइज? हम लोगों का ये जो होता है ना कि हम बोलते हैं CSR एप्लीकेबल, अरे आज एप्लीकेबल हुआ है लेकिन ये आपको एप्लीकेबल हो कब से रहा है, ये भी तो मानना पड़े, देखना पड़ेगा। तो इसलिए बोलते हैं कि CSR जो है वो आपको एप्लीकेबल हो जाएगा कब से? यहां से। नाउ यू कैन से CSR इज एप्लीकेबल। टेल मी गाइस, कितने लोगों को ये वाला कंसेप्ट जो है अभी समझ में आया कि जनरली ये वाला प्रोविजन हम तो देखते ही नहीं है, क्योंकि आप हो अब प्रोफेशनल लेवल पे, और प्रोफेशनल लेवल पे आपको पूछ सकते हैं केस स्टडीज। और अभी तो बहुत सारा अमेंडमेंट आया है जहां पर वो आपको डेडलाइन बनाने को बोल सकते हैं। जो नया अमेंडमेंट आया है ना, इंस्टीट्यूट ने कभी नहीं पूछा है, बट मेरे, अगर इफ इट इज़ पॉसिबल फॉर मी कि मैं क्वेश्चन पेपर ड्राफ्ट करूँ तो मैं क्वेश्चन क्रिएट करता था और डेडलाइन बनाने को बोलता था बच्चों को। तो ये बात समझ में आया कि CSR जो एप्लीकेबल हुआ वो कब से होगा? 24-25। वाई 24-25? क्योंकि हमारे लिए इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर जो था उसके अंदर एक आधी कंडीशन क्या हुई है? सेटिस्फाई हो चुकी है। मार्क माई एग्जाम, मार्क माई माइंड इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जिस ईयर आपका क्राइटेरिया सेटिस्फाई होता है ना, उस ईयर आपका CSR एप्लीकेबल नहीं होता है, CSR आपको नेक्स्ट ईयर से एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ आप लोगों को समझने के लिए, यहाँ से तो आपको CSR कब कब से एप्लीकेबल होता है? CSR इज एप्लीकेबल नॉट फाइनेंशियल ईयर इन विच कंडीशन सेटिस्फाइड। जिस साल आपका कंडीशन सेटिस्फाई हुआ है ना, उस साल आपको एप्लीकेबल नहीं होता है, बट कब से होता है? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से आपको CSR एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि आप लोगों को समझने, यहाँ से मतलब क्लैरिटी मिलता है। तो इन द ईयर फाइनेंशियल ईयर 22-23, फाइनेंशियल ईयर 23-24 एंड फाइनेंशियल ईयर 24-25, तो जो CSR एप्लीकेबल हुआ है आपको
वो किस साल से हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला टारगेट अपना कंप्लीट हुआ कि अपने को ये समझ में आता है सीएसआर एप्लीकेबल किस साल से हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी लिख लो आप चाहिए तो, फ्रॉम विच ईयर सीएसआर इज एप्लीकेबल, आपको किस साल से सीएसआर एप्लीकेबल हुआ। अगर आप लोगों का यहाँ तक नोट कर कर हो चुका है तो लेट मी नो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इफ़ यू आर डन विद दिस जस्ट लेट मी नो, हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आज मेरा एक ही प्रोविजन दिमाग में चल रहा है कि सिर्फ कंपनीज एक्ट के अंदर क्या लिखा है ना वो कंप्लीट कर दूंगा। प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो है ना इससे रिलेटेड वो हम लोग नेक्स्ट क्लास से देखेंगे। मैं आपको बाकायदा कंपनी की सीएसआर रिपोर्ट खोल के भी बता दूंगा काफ़ी सारी। तो आप लोग जल्दी से मुझे मैसेज कर दो तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। डन सर, वेरी गुड। अच्छा भाई दी भाई, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, भले ही मतलब मैं आज क्लासेस घर से ले रहा हूँ, बट आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। नाउ व्हाट इज सीएसआर कमिटी। हमने बोला है बोर्ड का वर्क सिंपल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कमिटी बनाते हैं। इट्स अ स्मॉल ग्रुप ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। तो सीएसआर कमिटी का हमें क्या करना पड़ेगा, कंपोजिशन करना पड़ेगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि अगर हम लोग सीएसआर कमिटी बना रहे हैं तो सीएसआर कमिटी में कितने लोग मिनिमम होने चाहिए थे। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि अगर आपकी कंपनी है जिसके अंदर क्या है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एप्लीकेबल है, तो उसके लिए प्रोविज़न अलग है। और अगर मेरी कंपनी है जहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नॉट एप्लीकेबल, तो उसके लिए प्रोविज़न अलग है। और वो क्या है, इफ़ योर कंपनी हैविंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो इन दैट केस यू नीड 3 और मोर डायरेक्टर। आपको 3 या 3 से ज़्यादा डायरेक्टर चाहिए किसके अंदर, आपकी सीएसआर कमिटी के अंदर, जिसमें से कम क्या होना चाहिए, 1 मस्ट बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एक डायरेक्टर आपका इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लेकिन सर इफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज नॉट एप्लीकेबल टू आर कंपनी, तो 3 में से अगर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर निकल गया, मुझे बताओ कितने डायरेक्टर बच जाते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा तो एक तो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोल रहे हैं। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं तो उसकी रिक्वायरमेंट को हटा दो, तो कितने डायरेक्टर बच गए, टेल मी फास्ट। इफ देयर इज नो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो कितने डायरेक्टर शेष रह गए, 2, ठीक है। ऑल्दो योर कंपनी हैव मोर देन 2 डायरेक्टर, पब्लिक कंपनी, एवरी पब्लिक कंपनी है, वो बेयर मिनिमम कितना डायरेक्टर है, 3 डायरेक्टर तो होता है ना। बट हमारा क्या है यार, 3 में कम से कम इंडिपेंडेंट चाहिए था। अगर नहीं है ना तो यू कैन प्रोसीड विथ 2 and more डायरेक्टर। 2 या 2 से ज़्यादा डायरेक्टर भी हो जाते हैं तो भी आप अपना काम चला सकते हो, ठीक है। यस। और सर अगर मैं बात करूँ, आपको मैंने एक बात बोला था कि सर फॉरेन कंपनी, अच्छा आ जाओ, मेरा एक पॉइंट बताना रह गया था आपको। फॉरेन कंपनी जिसका इंडिया के अंदर क्या है, एक तो ब्रांच ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस, या फिर जिसका इंडिया के अंदर क्या है, प्रोजेक्ट ऑफिस। अब ये एक आपको पता है क्या, एक लाइजन ऑफिस भी होता है। लेकिन यहाँ पर हम इसकी बात कर ही नहीं रहे। हंसिका आई मीन क्लास राइट, तो मैं कॉल करता हूँ। ध्यान देना।
तो लाइजनिंग ऑफिस क्यों नहीं लिया? द रीजन इज वेरी सिंपल। लाइजनिंग ऑफिस का क्या होता है, वो इंडिया में आके कोई ट्रेड नहीं करते हैं। अगर एक कंपनी जिसका फॉरेन में प्रोडक्ट है, उनको लगता है इंडिया के अंदर ये प्रोडक्ट चल सकता है। बेस्ट एग्जांपल आपको मैं बताऊं, जैसे कॉफ़ी, हम लोगों के यहाँ पे फॉरेन वाले लोग आ गए, लेकिन हमको टी का आदत तो लगा गए। कॉफ़ी चलेगा नहीं चलेगा, डोंट नो। तो इसको पहले, या फिर हम बोलते हैं जैसे नेक्स्ट लेग का अगर मैं बात करूँ, तो इनको है ना, नेक्स्ट लेग को भी कॉपी सेगमेंट के अंदर भी इनको देखना था कि अपन अगर 2-2 रुपये में कॉपी बिक रहे हैं तो वो चलेगा नहीं चलेगा। तो इन्होंने क्या किया था, जैसे अपने सिम्बोसिस वगैरह कॉलेज जो है ना, इसके बाहर लोगों को कॉफ़ी को फ्री टेस्ट दिया था। उसके आप वो रेड बुल बोल दो, रेड बुल को भी आपको फ्री पैकेजेस दे देते हैं, मतलब ये दे देते, बॉटल दे देते हैं। तो वैसे ही लाइजनिंग ऑफिस क्या करते हैं, ये देखते हैं कि हमारा इंडिया में ग्रोथ है या नहीं है, और या फिर ये जो इंडिया के कस्टमर है, हमारे पोटेंशियल कस्टमर, इनके हमारे कंपनी के बारे में क्या थॉट है, ये सारी चीज़ों को सर्वे करने के लिए ये लाइजनिंग ऑफिस बनते हैं। तो वो इंडिया में ट्रेड नहीं करते, इसलिए हमने बोला है कि ट्रेड ही नहीं करोगे, प्रॉफिट ही नहीं कमाओगे, आपका नेटवर्थ वगैरह यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए हमने बोला ही नहीं। इसलिए हम बोलते हैं एक ऐसी फॉरेन कंपनी जिसका ब्रांच ऑफिस या जिसका प्रोजेक्ट ऑफिस कहाँ पर है, इंडिया के अंदर है। गाइज बोलो, यहाँ तक आपको समझ में आया? तो अगर मेरी फॉरेन कंपनी है जिसका क्या है, इंडिया के अंदर ब्रांच ऑफिस या प्रोजेक्ट ऑफिस, बताओ इसको सीएसआर कैसे एप्लीकेबल हो जाएगा? तो इनके लिए बोला है आपके पास कंपोजिशन ऑफ सीएसआर कमेटी के अंदर एटलीस्ट 2 पर्सन होने चाहिए। दे आर नॉट सेइंग 2 डायरेक्टर होने चाहिए, लेकिन ये 2 पर्सन में कौन रहेगा? तो जब भी आप अपना क्या बोल सकते हैं, FC1 फॉर्म भरते हो, कोई भी ब्रांच ऑफिस प्रोजेक्ट ऑफिस इंडिया में आता है, तो उसके अंदर जिसका नाम लिखते हो ना, तो वैसे ही पॉइंट नंबर अ पर्सन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ FC1 फॉर्म के अंदर जिसका नाम है, और साथ ही साथ में सेकंड कौन रहेगा आपका, नॉमिनी, मतलब जिसको नॉमिनेट किया है, ठीक है, ऑफ फॉरेन कंपनी, या नॉमिनेट बाय फॉरेन कंपनी सही रहेगा, नॉमिनेट बाय फॉरेन कंपनी। गैस टेल मी, यहाँ तक कंपोजिशन आपको समझ में आया क्या? और क्वेश्चन ये आता है कि सर कंपोजिशन कर भी लिया तो क्या? तो जो आपने सीएसआर कमेटी बनाई है ना, इस सीएसआर कमेटी के बारे में आपको 2 जगह पे लिखना पड़ता है। कहाँ पर? एक तो जाएगा आपके बोर्ड रिपोर्ट में, ठीक है, और साथ ही साथ का आपका एक एनुअल रिपोर्ट बनता है ऑन सीएसआर। सो देयर इज अ एनुअल रिपोर्ट ऑन सीएसआर। और जो एनुअल रिपोर्ट ऑन सीएसआर होता है, उसमें मोस्ट प्रोबेबली योर पॉइंट नंबर सेकंड इज व्हाट, सीएसआर कमेटी। इसके अंदर आपको देना पड़ता है क्या, डिस्क्लोजर। टेल मी गाइस, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? अब है ना, मैं आपको जस्ट होल्ड ऑन, मैं क्या कर रहा हूँ, सीएसआर की कोई भी एक रिपोर्ट डाउनलोड कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ, शेयर करता हूँ। यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन है क्या मेरे पास? हाँ है। विंडो, एंटायर स्क्रीन। ओके गाइस, सी, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, एनुअल रिपोर्ट ऑन सीएसआर। तो यहाँ पर CCIL इंडिया का हमारे पास एनुअल रिपोर्ट है, इसको एक खोल लेते हैं। देन वोल्टास का भी है, वोल्टास की एनुअल रिपोर्ट को भी हम लोग खोल लेते हैं। अरे नहीं रे बाबा, कोडिंग नहीं देखना है। ONGC की भी है, बहुत बढ़िया, और RVNL की भी है। तो मैंने लगभग 4 CSR के एनुअल रिपोर्ट जो होते हैं वो आपके लिए खोल दिए यहाँ पे। आ जाओ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सी, यहाँ पर हमारे पास क्या है,
ये एक एनुअल रिपोर्ट है सीएसआर की, और कंपोजिशन के बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली। तो कंपोजिशन में देखो, कंपोजिशन में इस कंपनी के अंदर क्या लिखा है, सीसीआईएल की कंपोजिशन के बारे में बात कर रहा हूँ। 3 डायरेक्टर हैं इनके कंपनी में। एक तो है मिस्टर आर गांधी, देन हरे कृष्णा जेना, एंड देन जी शिवा कुमार। अब यहाँ पर देखो, द फर्स्ट पर्सन इज नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मतलब क्या ना, ऐसे डायरेक्टर है, यस। मैनेजिंग डायरेक्टर, बहुत बढ़िया। एंड उसके बाद में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्लस मेंबर ऑफ कमिटी, मतलब कमिटी का मेंबर भी है। इन ईयर तुम लोगों ने कितने मीटिंग लिए साल भर के अंदर, तो आप देखो टोटल मीटिंग जो आप लोगों ने लिए हैं, दैट इज अराउंड 3 3 3। और तीनों मीटिंग को अटेंड किया है तीनों के तीनों डायरेक्टर ने। इसके अलावा वेब लिंक आपने दे दिया है कि इससे ज़्यादा आपको सीएसआर कमेटी के कंपोजिशन के बारे में पता करना है, तो आप एक लिंक दिया है उसके ऊपर चल जाओ। अगर मैं उस लिंक को ओपन कर देता हूँ तो आपके सामने एक पेज खुल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो, अब इसके अंदर भी आप देखो तो यहाँ पे 4 नाम लिखे, और यहाँ पे कितने नाम लिखे हुए हैं, 3, मतलब कोई ना कोई तो कमिटी को छोड़ के गया हुआ है ये। तो ठीक है यार, आ जा। सेकंड चीज, यहाँ तक समझ में आया आपको सीएसआर कमेटी के बारे में जो मैं बोलना चाहता था। अब सेकंड कंपनी में आ जाते हैं हम लोग, सीएसआर कमेटी के बारे में देखते हैं। तो सी, यहाँ पर भी 4 लोग सीएसआर कमेटी के अंदर है। नोएला टाटा, देन मिस्टर प्रदीप बख्शी बख्शी, ओके, देन ब्रह्मन वकील एंड अंजलि। और अगर आप देखो तो इसमें से इन्होंने 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखे हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आ जाते तीसरी कंपनी के ऊपर, तो तीसरी कंपनी के अंदर भी इन लोगों ने टोटल मेंबर कितने रखे कमेटी के अंदर, अराउंड 8 लोग रखे कमेटी के अंदर इन लोगों ने। गाइज टेल मी फास्ट, क्या आपको यहाँ तक की सारी बातें क्लियर है? यस और नो, यस और नो। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या मुझे कंपलसरी सीएसआर कमेटी बनाना पड़ेगा? इज इट मैंडेटरी फॉर मी टू फॉर्म अ सीएसआर कमेटी? आंसर इज नो। इधर एग्जाम्शन दिया है, रिलैक्सेशन दिया हुआ है। सो कंपनी which fall under section 135 subsection 1 shall constitute what? CSR कमिटी। आपको तो CSR कमिटी बनाना पड़ेगा, बट इससे आपको मिल सकती है क्या? एग्जम्पशन। और ये एग्जम्पशन कब मिलेगा? जो आप CSR अमाउंट स्पेंड कर रहे हो, इफ इट डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज। डज नॉट एक्सीड 50 लाख का मतलब होता है अप टू 50 लाख होगा, तो यू नीड नॉट टू फॉर्म CSR कमिटी। गाइस टेल मी पास, इज दिस क्लियर टू यू? यहाँ तक का सारा पॉइंट क्लियर है? क्वेश्चन अराइज कि CSR कमिटी मैंने बना ली, तो CSR कमिटी का फंक्शन क्या होगा? फंक्शन ऑफ CSR कमिटी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ CSR कमिटी? तो सीधी सी बात है, CSR पॉलिसी बनानी पड़ेगी, और CSR पॉलिसी बनाने का काम किसका रहेगा? CSR कमिटी का। सो फॉर्मुलेट एंड रिकमेंड CSR पॉलिसी। किसको रिकमेंड करोगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। सेकंड, पॉलिसी के अंदर क्या रहेगा? कंटेंट, एक्टिविटी। आपको पॉलिसी के अंदर एक्टिविटीज बतानी पड़ेगी जो कहाँ पे स्पेसिफाइड है?
स्पेसिफाइड है इन शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 के अंदर जो CSR की एक्टिविटी रहेगी उसमें से आप किसके ऊपर पैसा स्पेंड करना चाहते हो ये भी आपको एडवांस में बताना पड़ेगा। देन व्हाट, आप रिकमेंड करोगे CSR एक्सपेंडिचर कितना स्पेंड करना चाहिए ऑन CSR एक्टिविटी, ठीक है। और लास्ट वाला पॉइंट गाइस, आप मॉनिटर करते रहोगे CSR पॉलिसी को। आपको क्या करना है, CSR पॉलिसी को टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहना है। ओके, सो दिस इज व्हाट अ फंक्शन ऑफ CSR कमिटी। इन क्वेश्चन अराइज, सर अभी आपने बोला कि हमारी कंपनी में CSR कमिटी रह भी सकती है और CSR कमिटी नहीं रह सकती है। इन केस माई कंपनी डू नॉट हैव CSR कमिटी, बताओ। देन क्वेश्चन, हु विल परफॉर्म फंक्शन ऑफ CSR कमिटी। गाइस मुझे एक बात बताओ, CSR कमिटी का फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा अगर CSR कमिटी ही आपकी कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है? बनाना मैंडेटरी नहीं है। जल्दी से बताओ, आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर फ्रॉम यू। इफ कंपनी डू नॉट हैव, देन हु विल परफॉर्म द फंक्शन? सो जितने भी बच्चे ऑनलाइन है, रक्षिता, सिद्धेश, रुजुला, श्रुति, कौन परफॉर्म करेगा अगर CSR कमिटी नहीं है? तो हमेशा याद रखना, कमिटी तो एक हिस्सा होता है बोर्ड का। तो इफ देर इज नो कमिटी, है ना, कमिटी बनाते हैं हम लोग की बोर्ड के ईज के लिए, तो अगर कमिटी ही नहीं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को डिस्चार्ज करना पड़ेगा। सो फंक्शन विल बी डिस्चार्ज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कौन फंक्शन को डिस्चार्ज करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिस्चार्ज करेगा, ठीक है। क्या मैं नेक्स्ट पेज पे जा सकता हूँ? टेल मी फास्ट। यस सर। क्वेश्चन ये आता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या ड्यूटीज बनता है अगर CSR कमिटी है हमारे पास तो? व्हाट इज ड्यूटीज ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर? तो सी वेरी सिंपल, उन्होंने पॉलिसी रिकमेंड किया, उस पॉलिसी को अप्रूव करने का काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का है। सेकंड, इंश्योर करना है कि एक्टिविटी जो वो रिकमेंड कर रहे हैं वो अंडरटेकन की गई है या नहीं की गई है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जब आप फोकस दे रहे हो कि CSR करना है, सोसाइटी के लिए कुछ करना है, तो पहला प्रेफरेंस लोकल लोकल एरिया को दो। बताओ, तीन बातें मैंने बताई थी आपको। वन इज अप्रूव करोगे पॉलिसी विथ रिस्पेक्ट टू CSR। सेकंड क्या करोगे? इंश्योर करो एक्टिविटीज आर अंडरटेकन। एंड द फोर्थ थर्ड वन इज व्हाट गाइस? गिव प्रेफरेंस टू local area. Is this clear? Is this clear guys? Yes or no? अभी देखो, मैं आप लोगों को अभी तक कहीं भी बैरक के सेक्शन पे लेकर नहीं गया हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि सेक्शन पढ़ना बहुत इजी हो जाएगा। जैसे ही हम लोग एक थोड़ा सा बैकग्राउंड क्लियर कर लेंगे ना, तो इसके बाद में सेक्शन पढ़ना हमारे लिए इट जस्ट लाइक अ केक वॉक फॉर अस, ठीक है। मैं नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो रहा हूँ।
अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो। देखो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया है। पहला पॉइंट हो चुका है हमारा एप्लीकेबिलिटी ऑफ सीएसआर। सेकंड हम लोगों ने देख लिया एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के बाद में हम लोगों ने सेकंड पॉइंट कवर कर लिया है सीएसआर कमिटी। ठीक है, अभी हम लोग थर्ड पॉइंट कवर करने जा रहे हैं कि अमाउंट टू बी स्पेंट ऑन सीएसआर। अमाउंट टू बी स्पेंट ऑन सीएसआर। सीएसआर पर आप लोग कितना पैसा स्पेंड कर सकते हो, और इसके लिए भी मैं आपको प्रैक्टिकली फिर से जो कमिटी रिपोर्ट हमारे पास पड़ा हुआ है, मतलब वो मैं आपको फिर से बताऊंगा। ठीक है, एनुअल रिपोर्ट ऑन सीएसआर मैं आपको फिर से बताऊंगा। ठीक है, और आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है एक कि सीएसआर के अंदर एनुअल रिपोर्ट के ऊपर क्या के अंदर क्या क्या कंटेंट होता है। तो जब आप प्रैक्टिकली देखोगे तो उसके बाद में आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा लिखना। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ मैं। फाइनेंशियल ईयर लेके चलते हैं हम लोग 21 22 22 23 23 24 एंड 24 25। ये गाइज हमारे फाइनेंशियल ईयर हमारे सामने है। ठीक है, क्वेश्चन आता है सीएसआर एक्सपेंडिचर हमें कितना स्पेंड करना है। तो बोलते हैं 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है बच्चों के साथ में, और मैं आपको बताऊंगा। मैंने जनरली जब बच्चों को चेक किया हुआ है, खास करके सीए वालों को जब पढ़ा रहा था तब मैंने उनको भी बहुत डिटेल में पढ़ाया था। और जब मैंने उनके पेपर लिए थे और कुछ क्वेश्चन के आंसर मैंने चेक किया तो एक मिस्टेक मेरे को दिख के आया था कि बच्चा क्या करता है। तो वो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। यहाँ पे लेट्स से फर्स्ट ईयर आपका नेट प्रॉफिट हुआ है गाइस 50 CR। द सेकंड ईयर इज योर नेट प्रॉफिट इज 100 CR। देन योर नेट प्रॉफिट इज 60 CR। और अब मान के चलो आपको यहाँ पे CSR क्या हो चुका है, एप्लीकेबल हो चुका है। मतलब इस ईयर आपका CSR अमाउंट स्पेंड करना है आपको। बताओ कितना निकालोगे, कैसे निकालोगे। तो सर बड़ा सिंपल है, 50 प्लस 100 प्लस 60, इट विल बिकम 210 CR। डिवाइडेड बाय इसका एवरेज निकालो कितना आ जाएगा आपका 3, इट विल बिकम 70 CR। और बस यही प्रॉब्लम हो गया था, बच्चों ने लिख दिया था कि 70 CR इज द अमाउंट ऑफ CSR। बताओ इज दिस क्लियर? ये सही है या गलत है? एवरेज निकाल लिया ना आप लोगों ने 3 साल का, तो ये सही है या गलत है? रॉन्ग। क्यों? बिकॉज जो अमाउंट आपने निकाला है उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 2% से। और जब आप 70 CR को 2% से मल्टीप्लाई करो इट विल कम अराउंड 1.4 CR। दिस इज योर CSR अमाउंट एक्सपेंडिचर टू बी स्पेंट। ठीक है, ये समझ में आया? तो जब हम लोग हड़बड़ी में होते हैं ना, इसको हम लोग मिस कर जाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट यही है आपको 2% निकालना है। ठीक है, चलो अब ध्यान देना। लेकिन क्वेश्चन आ रहा जाता है कि सर कंपनी को अभी तक बनकर ही 3 साल नहीं हुआ है, मतलब इफ कंपनी नॉट कंप्लीटेड 3 year फ्रॉम इट्स इनकॉर्पोरेशन। अगर कंपनी को बनकर ही 3 साल नहीं हुआ है देन व्हाट यू विल डू। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक फिर से लेके चलता हूँ एग्जाम्पल में। हमारे पास फाइनेंशियल ईयर है 22 23
देन 23, 24 और 24, 25 और यहाँ पर आपको CSR एक्सपेंडिचर स्पेंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन ये आता है, इधर आपका नेट प्रॉफिट था 50 CR और इधर आपका नेट प्रॉफिट था 60 CR। कैसे निकालोगे, एवरेज कैसे करोगे? तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, लेसर पीरियड के लिए एवरेज नेट प्रॉफिट निकालोगे, दैट इज 110 CR डिवाइडेड बाय 2, 2 से डिवाइड कर देना। ठीक है, और आपका यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, इट विल बी 55 CR। और जैसे ही 55 CR आया उसको मल्टीप्लाई बाय कर दो 2%, यू विल गेट द आंसर कि आपको कितना अमाउंट स्पेंड करना है। बताओ, ये वाला पॉइंट आपका क्लियर हुआ गाइज? हाँ या ना? सर एक ही साल हुआ होगा तो सीधा उस अमाउंट को आप लोग क्या करोगे, 2% से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब यहाँ तक हुआ तो मुझे डन बोलो, सो दैट मैं अगले पेज पे शिफ्ट हो जाऊंगा। यहाँ तक हुआ होगा तो डन बोलो। डन। अब ध्यान देना, क्वेश्चन आता है कि सर CSR एक्सपेंडिचर जो हमें करना है उसी के अंदर मैं आ रहा हूँ। पहले साल हमारी कंपनी में प्रॉफिट था 100 CR। द नेक्स्ट ईयर वी हैव प्रॉफिट अराउंड 200 CR। और उसके अगले साल हमारा कंपनी का जो नेटवर्क ये जो था प्रॉफिट वो था 90 CR डाउन, मतलब वी आर इनटू लॉस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, CSR एक्सपेंडिचर निकाल के बताओ फटाक से, अमाउंट फाइनल अमाउंट बताओ मुझे, CSR एक्सपेंडिचर क्या होगा? ये प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 3, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 2 एंड प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 1। टेल मी फास्ट, यहाँ से आप लोग मुझे कैलकुलेट करो और बताओ कि आपका CSR एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा। और ध्यान देना यहाँ पे प्रॉफिट कम, मतलब 3 साल से कम साल के लिए, तो कितने से डिवाइड करोगे, 2 से 3 से, याद करो। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर गाइस। वन पॉइंट फोर CR सिद्धेश बोल रहा है। बाकी सी यहाँ पर बड़ा सिंपल है, द आंसर विल रिमेन द सेम। जो यहाँ पे कवर किया था मैंने, सेम क्वेश्चन को घुमाया है, यही आंसर है 1.4 CR। कैसे? तो 100 CR प्लस 200 CR इट विल 300 और माइनस 90 CR। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 3 ईयर, तो आपका आ जाएगा वो 210 CR। इसको मल्टीप्लाई कर दो आप कितना, 2% से, इट विल कम अराउंड 1.4 CR। ठीक है, इतना अमाउंट आपको स्पेंड करना पड़ेगा CSR एक्सपेंडिचर बोलकर। गाइस टेल मी, लॉजिकली क्लियर हुआ? यहाँ पे मेरे को बताना था, इनकेस अगर लॉस हो भी रहा है तो अपने को प्रॉफिट का बोला है तो लॉस को सेट ऑफ करेंगे। समझ में आया? यस और नो? क्वेश्चन आ रहा है इस नेट प्रॉफिट, दिस इज योर पॉइंट नंबर 4। नेट प्रॉफिट मीन्स व्हाट? नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है? तो बोले नेट प्रॉफिट मीन्स एज पर सेक्शन नंबर 198। अगर आपने देखा होगा तो डायरेक्टर रेम्यूनरेशन 197 में निकालते हैं और डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन देते हैं एज पर नेट प्रॉफिट, और वो नेट प्रॉफिट 198 में कैलकुलेट होता है एग्जैक्टली
जो आप डायरेक्टर के रिम्यूनरेशन के लिए नेट प्रॉफिट निकालते हो वही नेट प्रॉफिट आपको कहाँ पे लेना है, सीएसआर एक्सपेंडिचर के लिए लेना है। लेकिन इसमें इन्होंने बोला है एक्सक्लूड करना है, दो दो प्रॉफिट को एक्सक्लूड करना है हमें। वी हैव टू एक्सक्लूड क्या? पहला, प्रॉफिट अराइज फ्रॉम ओवरसीज ब्रांच, प्रॉफिट अराइज फ्रॉम ओवरसीज ब्रांच। इसका मतलब क्या है, इसको एग्जांपल से लो। सपोजिंगली देयर इज अ इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी, और इंडियन कंपनी की एक कंपनी है जो आउटसाइड इंडिया है, और वो क्या है, ब्रांच है, इंडियन कंपनी की ही ब्रांच है। क्वेश्चन ये आया कि अगर मुझे नेट सीएसआर एप्लीकेबल हुआ तो मेरे ओवरसीज ब्रांच का प्रॉफिट भी तो मुझे मिला होगा ना, मुझे यहाँ से भी तो कुछ प्रॉफिट मिला है ना। हाँ, तो बोले जब आप इसका नेट प्रॉफिट निकालोगे तो इसके नेट प्रॉफिट में से आप एक्सक्लूड करोगे जो नेट प्रॉफिट आपको ओवरसीज ब्रांच से मिला है और आपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नोट किया हुआ है, इसको करोगे एक्सक्लूड। क्यों? हम हमारे इंडिया के लिए खर्चा करेंगे तो इंडिया से जो कमाई किया उसी का पैसा हम लोग लेने वाले हैं। बाहर देश के पैसे का पैसा जो हम लोगों को मिल रहा है उसके लिए हम लोग इंडिया वालों को क्या नहीं देंगे, बेनिफिट नहीं देंगे, ये बोला है। इससे दो एंगल समझ लो, एक तो बोलो इंडिया बहुत अभिमान रखता है खुद के लिए कि हमको बाहर वालों का पैसा नहीं चाहिए, फिरंगी का पैसा नहीं चाहिए, है ना। या फिर ऐसा मानो कि यार वो पैसा हमने इंडिया की वजह से थोड़ी कमाया, बाहर वालों की वजह से कमाया, तो उसको हम लोग हमारी इंडिया के प्रॉफिट में ऐड करके काय को हम लोग क्या करें, इंडिया वालों को बेनिफिट अवेलेबल करवा के दें। तो इसलिए बोलते हैं जो प्रॉफिट आपको ओवरसीज ब्रांच से मिला हुआ है ना उसको अपने नेट प्रॉफिट में से एक्सक्लूड कर लेना। ओके, अब सुनो, सेकंड क्या बोला है, देयर इज अ कंपनी जिसको सीएसआर एप्लीकेबल है। ये एक कंपनी है और इस कंपनी को क्या है, सीएसआर एप्लीकेबल है। अब इस कंपनी जो है वो मेंबर है किसी और कंपनी की, कंपनी टू, और इसको भी सीएसआर क्या है, एप्लीकेबल है। ठीक है, और इस कंपनी ने आपको क्या दिया है, डिविडेंड दिया है। तो आपका इसका जो डिविडेंड आप आपके नेट प्रॉफिट में तो डालोगे ना। तो यहां पर ये बोला है कि जब आप इस कंपनी का नेट प्रॉफिट निकालोगे तो वहां से इस डिविडेंड से जो आपने पैसा कमाया है उसको भी क्या कर देना, एक्सक्लूड कर देना। और इसका रीजन जो आपको टैक्स से पता चलेगा कि यार वो जो डिविडेंड है आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड ऑल, तो आपने क्या किया वहां पे, डिविडेंड कब देते हो आप, टैक्स वैक्स सब पे करके फाइनली देते हो ना। तो ये डिविडेंड के ऊपर ऑलरेडी ये जो पैसा है ना इसके ऊपर ऑलरेडी हमने सीएसआर एक्सपेंडिचर कर लिया है, और जब वो फाइनली जाके बचा है वो हम बांट रहे हैं। तो जिस अमाउंट पे ऑलरेडी सीएसआर एक्सपेंडिचर हो चुका है उसके ऊपर फर्दर फर्दर हमें क्या नहीं करना है, सीएसआर एक्सपेंडिचर नहीं, लाइक टैक्स ऑन टैक्स कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं ना हम लोग, वैसे ही जो अमाउंट के ऊपर ऑलरेडी सीएसआर स्पेंड हो चुका है उसके ऊपर फर्दर सीएसआर स्पेंड नहीं करना है। बच्चों मुझे एक बात बताओ कि दो पॉइंट आपको समझ में आए, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको भी लिख लो, डिविडेंड फ्रॉम अदर कंपनी, डिविडेंड आपको मिला है अदर कंपनी इन इंडिया, जो इंडिया के अंदर ही है, कवर बाय सेक्शन 135। मतलब जिसको सीएसआर एप्लीकेबल हो चुका है उससे कोई डिविडेंड आ रहा है तो उससे जो डिविडेंड मिला है उसके ऊपर आप क्या नहीं करोगे, सीएसआर एक्सपेंडिचर नहीं करोगे। गाइस बताओ क्या ये वाला बात आपको क्लियर हुआ? सतीश तुम्हारा एक ऑर्डर 4,500 रुपए का, ये क्या था उसमें?
यस। अच्छा गाइज, मेरा एक क्वेश्चन है, आप लोग मुझे बताओ, अगर कोई प्राइवेट कंपनी है, अगर वो मर्जर अमलगमेशन कर रहा है, तो क्या उसको सेक्शन नंबर 232 या सेक्शन नंबर 233 एप्लीकेबल होता है, फॉलो करना पड़ता है? प्राइवेट कंपनी। मेरे को एक क्वेश्चन आया, आई एम आस्किंग टू यू, मेरे को पढ़ना पड़ेगा। हाँ या ना? कोई बोल ही नहीं रहा है। ओके। यस। रिवर्स मर्जर नहीं, मुझे वो पूछना पड़ेगा। यहाँ तक आपको समझ में आया नेट प्रॉफिट का मैंने क्यों बात छेड़ा? क्योंकि नेट प्रॉफिट का हम लोग 2% निकालते हैं ना, तो नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट जनरली आपको दिया होगा, वहां पर एडजस्टमेंट आपको करने को बोल सकते हैं कि भाई डिविडेंड अगर आज रिसीव हो रहा है इंडियन कंपनी को जिसको CSR एप्लीकेबल है, उसको माइनस कर देना, या ओवरसीज ब्रांच से आपको कोई पैसा आया हुआ है तो उस प्रॉफिट को अपने नेट प्रॉफिट में से माइनस कर देना। ठीक है, अभी हम लोग पॉइंट नंबर 4। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि आपने CSR एक्टिविटी किया, CSR एक्टिविटी किया, और जब आपने CSR एक्टिविटी किया आपको वहां से प्रॉफिट, मतलब इसको बोलते हैं सरप्लस, जनरेट हुआ? इज इट पॉसिबल? आपने जो CSR एक्टिविटी किया वहां से आपको सरप्लस जनरेट हो गया, उस एक्टिविटी में से आपको प्रॉफिट हो गया। इज इट पॉसिबल? हाँ या ना? हाँ या ना? यस। तो इफ प्रॉफिट इज जनरेटेड आउट ऑफ द CSR एक्सपेंडिचर, तो उस प्रॉफिट को आपको क्या करना पड़ेगा? रीयूज करना पड़ेगा फॉर CSR एक्टिविटी। बोलो, ये पॉइंट क्लियर हो गया? इफ समथिंग इज जनरेटेड आउट ऑफ CSR प्रॉफिट ओनली, एक्सपेंडिचर ओनली, तो उसको फिर से लाइक सेक्शन 8 कंपनी में आपने पढ़ा होगा ना, सेक्शन 8 कंपनी क्या बोल सकते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ऑल्सो अर्न द प्रॉफिट, बट रीयूज करना पड़ेगा टू प्रमोट द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी। एग्जैक्टली सेम, CSR एक्टिविटी में से कोई प्रॉफिट जनरेट हो रहा है तो उसको फिर रीयूज करो CSR एक्टिविटी के लिए। ठीक है, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तो यहाँ पे हेडिंग लिखता हूँ मैं, ये पॉइंट नंबर 5 था ना, सरप्लस। पॉइंट नंबर 6 सेट ऑफ, पॉइंट नंबर 6 सेट ऑफ, पॉइंट नंबर 6 सेट ऑफ क्या बोलता है, सुनना। सेट ऑफ बोलता है कि आपको से फॉर एग्जांपल इन द फाइनेंशियल ईयर 23-24 CSR एक्सपेंडिचर करना था, एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड CSR एक्सपेंडिचर आप लोगों को करना था से फॉर एग्जांपल 20 CR, 20 CR। ठीक है, जो 2% आ रहा था आपका ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट, और जो तुमने एक्चुअल किया 50 CR, इज इट अलाउड और नॉट अलाउड? अलाउ है या अलाउड नहीं है? अलाउ है या अलाउ नहीं है? बिल्कुल। मिनिमम अगर हम 2% बोल रहे हैं तो 2% से ज़्यादा आप कितना भी करो हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यार हम लोगों ने तो बहुत ज़्यादा कर दिया, 20 की जगह पे 30 एक्स्ट्रा कर दिया हम लोगों ने। तो इन दैट केस लॉ मेकर ने बोला इन द फाइनेंशियल ईयर 24-25, इन द फाइनेंशियल ईयर 25-26, और इन द फाइनेंशियल ईयर 26-27, जो भी आपका एक्सपेक्टेड CSR है उसमें से आप क्या कर सकते हो, जो आपने एक्स्ट्रा पे किया ना 30 CR का, आप ले सकते हो सेट ऑफ। और सेट ऑफ कब? तो बोले नेक्स्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में, नेक्स्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में।
अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज यहाँ पर आपका जो एक्सपेक्टेड नेट ऑफ प्रॉफिट था ना, जो आपको खर्च करने का था, वो था 40 CR। और आपने क्या किया, 40 CR कंपनी का ही यूज किया, आपने यहाँ से कुछ भी यूज नहीं किया। अगले साल आपका जो ये था, अगेन इट बिकम 20 CR। आपने 20 CR खुद का ही यूज किया, ठीक है। और उसके अगले साल आपके पास क्या आया, इधर की था, हाँ, 20 CR। इस साल भी आपको 20 CR क्या करना था, खर्चा करना था। और आपने क्या सोचा, अब ये जो 20 CR, ये 3 साल तक आप सेट ऑफ कर सकते हो। पहले साल आपने सेट ऑफ नहीं किया, दूसरे साल आपने सेट ऑफ नहीं किया, तीसरे साल आपने क्या किया, 20 CR सेट ऑफ किया। क्वेश्चन आता है, डोंट यू थिंक गाइस आपका 10 CR लैप्स हो गया? बोलो है ना। इसलिए जनरली है ना, इमीडिएट नेक्स्ट ईयर में सेट ऑफ ले लेते हैं, इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करते ही नहीं है। इमीडिएट नेक्स्ट ईयर में क्या कर लेते हैं, सेट ऑफ ले लेते हैं। बताओ गाइस। सो यहाँ पर अगर मैं समराइज करूँ इसको, सेट ऑफ आपको कब मिलता है, सेट ऑफ आपको मिलता है 2% ऑफ एवरेज 3 preceding financial year is your CSR expenditure. But if paid in excess, अगर आपने एक्सेस में पे कर दिया, तो इन दैट केस आपको मिलेगा सेट ऑफ कब, नेक्स्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में। बताओ, इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर? अदरवाइज लैप्स हो जाएगा, या फिर लैप्स हो जाएगा, अदरवाइज इट विल लैप्स। गाइज टेल मी फास्ट। आपने सब कुछ नोट डाउन कर लिया? 6 पॉइंट हम लोगों ने अभी तक CSR के पढ़े हुए हैं, और मुझे लगता है कि सारे के सारे पॉइंट आपको लर्न भी हो चुके हैं, बिकॉज मैंने आपको बोला था कि मैं बहुत बेसिक से आप लोगों को CSR में आगे बढ़ाने वाला हूँ। CSR की हमने एप्लीकेबिलिटी देख ली भाई साहब। कंपनी को एप्लीकेबल होगा तो होल्डिंग सब्सिडरी फॉरेन कंपनी जिसके ब्रांच ऑफिस और लाइसेंसिंग क्या प्रोजेक्ट ऑफिस इंडिया में, उनको भी एप्लीकेबल रहेगा। इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, नेटवर्थ टर्नओवर या नेट प्रॉफिट का। और CSR एप्लीकेबिलिटी होना मतलब कमिटी बनाना, CSR एक्टिविटी करना और CSR एक्सपेंडिचर को स्पेंड करना। अब हमने CSR कमिटी को पढ़ लिया है, हमने CSR एक्सपेंडिचर को पढ़ लिया है। CSR एक्टिविटी आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास इन डिटेल, ठीक है। उसके बाद में हम लोग, मुझे जहाँ पे लगा है कि भाई कहीं पे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो मैंने क्वेश्चन साइमल्टेनियसली बनाया आपके। कंपोजिशन मैंने आपको बता दिया कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहा तो क्या, नहीं रहा तो क्या। इसके अंदर और भी मतलब अमेंडमेंट आके एक लाइन डाली कि प्राइवेट कंपनी अगर 2 ही डायरेक्टर है तो आपको फिर 2 से या काम चल जाएगा। लेकिन वहाँ पे वो डाउट आता है कि सर एक प्राइवेट कंपनी जिसके अंदर 4 डायरेक्टर है, तो CSR कमेटी में 3 लोग होने चाहिए या 2 लोग होने चाहिए? यहाँ पे बोला ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नॉट एप्लीकेबल, तो 2 या 2 से ज़्यादा। तो फिर वो अमेंडमेंट जो था ना, वो इलॉजिकल लगा मुझे। जब आपने इतना ज़्यादा क्लैरिफाई कर दिया है तो आपको लाना भी नहीं चाहिए था, ठीक है। तो उसके बाद में CSR अमाउंट क्या रहेगा वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है मोटा मोटी। पॉइंट नंबर क्या है अपना, नेक्स्ट पॉइंट। 6 पॉइंट हो चुके हैं हमारे पॉइंटर के हिसाब से। पॉइंट नंबर 7। CSR पॉलिसी हम लोगों का हो चुका है, CSR कंपोजिशन हमारा हो चुका है, ठीक है। लेकिन बाद में करेंगे वो वाला पॉइंट। गाइज ये बहुत मतलब ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ, दिस इज नॉट इन डिटेल। हम लोग आगे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ CSR एक्टिविटीज, CSR एक्टिविटीज। और CSR एक्टिविटीज में भी मैं आपको दे रहा हूँ गाइज क्या, सिर्फ समरी। CSR एक्टिविटी क्या बोलता है कि कौन सी एक्टिविटी को हम लोग CSR एक्टिविटी मानेंगे। तो सीधी सी बात है,
जो स्केड्यूल 7 के अंदर लिखा है वो सारी एक्टिविटी सीएसआर एक्टिविटी मानेंगे, लेकिन मेरे लिए ज्यादा रिलीवेंट क्या हो जाता है पता है क्या? व्हाट इज नॉट सीएसआर एक्टिविटी, व्हाट इज नॉट सीएसआर एक्टिविटीज, ये मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसको भी मैं बहुत समरी बता रहा हूँ अभी, कल हम लोग बहुत डिटेल में इसको बात करेंगे। तो यहाँ पे टोटल अपने को याद रखने का 6 पॉइंट। सबसे पहले आता है आपका, अगर आपने कोई भी एक्टिविटीज़ की है आउटसाइड इंडिया के लिए, या आउटसाइड इंडिया में आपने कोई एक्टिविटीज़ की है, दैट इज़ नॉट सीएसआर। यार हम बोल रहे हैं लोकल एरिया को प्रेफरेंस दो। आप जो ग्रो हुए हैं वो इंडिया की वजह से, इंडिया के बाहर वालों की वजह से, इंडिया की वजह से। तो फिर ऐसे वाले केसेस में हम लोग कैसे बोलते हैं? तो इसलिए बोला कि आउटसाइड इंडिया अगर तुम कोई एक्टिविटी कर रहे हो, दैट इज नॉट सीएसआर। हाँ, बट देयर इज वन एक्सेप्शन, और वो एक्सेप्शन क्या है? अगर आप ट्रेनिंग दे रहे हो, किसको? स्पोर्ट पर्सनल, है ना, जो किस लेवल का है, नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल का? सर एग्जांपल दो। ठीक है, जो हमारे इंडियन टीम के कप्तान होते हैं ना, इनके जो कोच कोच होते हैं, आप देखना कभी भी, आप लोग देखो, तो वो फिरंगी लोग होते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि भाई हमारे इंडिया के लोगों के लिए जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, इनके फॉरेन वाले लोगों को तुमने कोच बनाया। अब आप देखना काफ़ी बार आपको दिखेगा कि जो हमारे मेजोरिटी ऑफ टाइम कोच रह चुके हैं वो कौन रह चुके हैं? इधर के ऑस्ट्रेलिया के टीम के जो ये थे ना, वो लोग। क्यों? अभी ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप जीता हुआ है, तो हमको लगता है उनसे हम लोगों को क्या लेना चाहिए? गाइडलाइन लेना चाहिए, एक प्रॉपर मेंटर हमारे पास होना चाहिए। या फिर हमारे इंडिया के कोई व्यक्ति को हम लोग बाहर भेज रहे हैं स्पॉट। अभी एक मूवी भी थी, देर क्या नाम यार, सुरमा सुरमा। तो वो हॉकी प्लेयर होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ तो था, और उसको लग जाता है, तो उसको ट्रेन करने के लिए इंडिया के बाहर भेजा गया था कि भाई उसको फिर से रिवाइव कर सके हम लोग, ठीक है। तो वो जो चीज़ थी, डोंट यू थिंक गाइस, डोंट यू थिंक, अगर आप स्पोर्ट पर्सन जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल है उसके लिए आप इंडिया के बाहर या इंडिया के बाहर वालों लोगों के लिए खर्चा कर रहे हो, तो दैट विल बी कंसिडर सीएसआर एक्टिविटी। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो। दूसरा, कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी। यार हम लोग बोलते हैं सोसाइटी का भला करो, तुम किसी पार्टी का भला कर रहे हो। तुम बोल रहे हो आम आदमी सरकार, तुम बोल रहे हो भाजपा, तुम लोग बोल रहे हो क्या, कांग्रेस। भाई साहब, ये नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन मोदी जी खतरनाक है, सब कुछ चला सकते हैं। कैसा है? क्लीन गंगा एंड ऑल वो शुरू कर दिया उन्होंने फंड, उसमें डालो, बोले सीएसआर माना जाएगा। पीएम केयर फंड्स लाया था, बोले उसमें डालो, बोले सीएसआर माना जाएगा। एंड दिस सेक्शन नंबर 182 विच टॉक अबाउट द, क्या बोल सकते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है तुम्हारा गाइस, अगर तुम कोई भी एक्टिविटीज कर रहे हो फॉर बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय, इट विल नॉट बी कंसिडर एज सीएसआर एक्टिविटी। वाई? तुमने बोला यार बच्चों के, हमारे जो एम्प्लॉय है ना, उनके बच्चों को हम लोग अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उसका खर्चा हम लोग उठा रहे हैं, वो तुम्हारे एम्प्लॉय है। हम बोल रहे हैं सोसाइटी के प्रति कुछ करो। तुम लोग तुम्हारे मतलब एम्प्लॉय को लॉयल बनाना चाह रहे हो तुम लोग, सोसाइटी के लिए कुछ नहीं करोगे, तो दिस इज नॉट कंसिडर सीएसआर एक्टिविटी। ठीक है, तो एम्प्लॉय चिल्ड्रन का एजुकेशन, या फिर हमारे एम्प्लॉय जो है ना, बोले दिन भर काम करते, बोले शाम में हम स्पोर्ट एक्टिविटी करते हैं, नॉट एक्सेप्टेबल। एम्प्लॉय को बोले मेडिकल फ्री करवा रहे, नॉट एक्सेप्टेबल। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्टिविटी विल नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ योर सीएसआर एक्टिविटी। ठीक है, अनदर पॉइंट गाइस तुम्हारे लिए आता है, एक्टिविटीज इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। जो तुम्हारा नॉर्मल बिजनेस है ना, वो सीएसआर एक्टिविटी नहीं हो सकती है। जैसे मैं आपको इसके बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल,
अनअकैडमी फिजिक्स वाला, ये एडटेक कंपनी है। अब इनके पास क्या है ना, एडटेक मतलब बैकएंड में से सब कुछ अलाउ कर सकते हैं ये लोग। अगर आप देखो तो ये जो प्लेटफॉर्म पे तुम लोग मेरे से पढ़ रहे हो ना, ये एक प्लेटफॉर्म है विच इज स्पॉन्सर्ड बाय दी अनअकैडमी ओनली, ठीक है, जिस लाइव क्लास में आप लोग बैठे हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि अनअकैडमी बोल रही कि हम लोग इंडिया के ऐसे लोग जिनका इनकम जो है इट्स नॉट इवन मोर देन 60,000 रुपीज। फिजिक्स वाला बोल रहा है ऐसे लोग जिनका इनकम नॉट इवन मोर देन व्हाट 20,000 रुपीज, 40,000, 50,000 रुपीज एनुअल इनकम, ऐसा वॉट एवर, उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन करेंगे। विच इज योर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी ना, दैट इज नॉट योर CSR एक्टिविटी। तुम अपने एक्टिविटी से हटके कुछ करो तो हम उसको क्या मानेंगे, CSR एक्टिविटी मानेंगे, अदरवाइज हम लोग इसको CSR एक्टिविटी मानते ही नहीं है। आर वी अंडरस्टैंडिंग? सो लेकिन इसके अंदर क्या किया था, गवर्नमेंट ने कोविड के अंदर एक रिलैक्सेशन दे दिया था कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगा रहे हैं मेडिसिन के लिए, कोवैक्सीन वगैरह जो अपन निकाले थे उसके लिए डेवलप करने के लिए, तो उस आप बोले बाहर का को डाल रहे हैं, आप खुद के रिसर्च डेवलपमेंट में डालो, उसको हम लोग CSR मान लेंगे। लेकिन उसकी भी टेक्निकलिटी मैं आपको बताऊंगा अगले लेक्चर में, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला मैं आपको समरी दे रहा हूँ सारी चीज़ों की मोटा मोटी। अगर कोई एक्टिविटीज़ है जो सपोर्टेड बाय कंपनी ऑन स्पॉन्सरशिप बेसिस, ऑन स्पॉन्सरशिप बेसिस, इसका मतलब क्या होता है, अगर आप देखो सपोजिंग कोई एक्टिविटी बहुत अच्छी हो रही है, जैसे पूना के अंदर मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं क्लब के अंदर मेंबर था और उस क्लब का नाम था नेचुरल लवर, नेचुरल लवर। अब इनका काम क्या था ना, ये लोग थ्रू आउट इंडिया में से स्पेशली एबल बच्चों को बुलाते थे। स्पेशली एबल मतलब कोई देख नहीं सकता है, कोई बोल नहीं सकता है, कोई सुन नहीं सकता है ना, इन दे आर स्पेशली एबल ऐसे। लेकिन इनके अंदर क्वालिटीज है ना भयंकर होती है इन बच्चों के अंदर। तो हम लोग क्या करते थे, इनको बुलाते थे थ्रू आउट इंडिया से, पर इसके बाद में हम लोग इनका एक प्रोग्राम रखते थे जहाँ पर ये परफॉर्मेंस देंगे कि इनके अंदर बेस्ट क्वालिटी क्या है। और इसके अलावा इन सारे बच्चों को हम लोग खिलाते थे, खिलाते मतलब खाना पीना नहीं, लेकिन खेल वगैरह खेलते थे इन लोगों के साथ में, बच्चों के साथ में एक दिन पूरा हम इसको डेडिकेट करते थे। और एक एक महीने पहले से हम लोग क्या करते थे, इसकी एक्टिविटी सारी चीज़ें करते थे। अच्छा, हमने CSR के लिए ना एप्लीकेशन कर दिया था हम लोग CSR के लिए कैपेबल थे, ठीक है, कि कोई अगर हमें स्पॉन्सरशिप करता है तो वो अमाउंट CSR एक्टिविटी में फॉल होता था। प्रॉब्लम क्या हो गया, जैसे ही हम लोग किसी कंपनी के पास जाते थे वो क्या बोलते थे, हम आपको पैसा देंगे लेकिन आपको उधर हमारे बोर्ड्स लगाने पड़ेंगे, हमारे कंपनी का प्रमोशन करना पड़ेगा। हमने बोला सर नो प्रॉब्लम, हम लोग करेंगे। फिर बोलना मत आपको CSR का बेनिफिट नहीं मिला। क्यों? कोई भी एक्टिविटी जिसको आप स्पॉन्सर कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, कोई भी कंपनी, और जिधर आप स्पॉन्सरशिप बेसिस, स्पॉन्सरशिप मतलब आप वहाँ पे होर्डिंग वोर्डिंग लगा रहे हो, फिर तुम एक्टिविटी को सपोर्ट कर रहे हो या तुम खुद की मार्केटिंग कर रहे हो, तुम खुद की मार्केटिंग कर रहे हो, इन दैट केस इट विल नॉट फॉलो अंडर कैटेगरी ऑफ CSR एक्सपेंडिचर। बच्चों समझ में आया आप लोगों को? जल्दी बताओ, है ना? तो रिलायंस इंडिया लिमिटेड IPL के अंदर स्पॉन्सरशिप लगा रहा है, या आपने देखा होगा T20 जब अनअकैडमी फॉर्म में था कोविड के समय में, तो वो जो लाइन होती है ना जहाँ पे चौका मारा छक्का मारा मतलब 4-6 गया तुम्हारा, तो वो लाइन होती है एक लाइटिंग वाली ऐसे, है ना? तो उधर ऐसे उनके ये लगते थे कि भाई उधर बॉल लगा तो चमकता था वो, लाइटिंग एंड ऑल, छोड़ो मेरे को नहीं मालूम वो। तो वो जो चीज़ है ना दैट इज नॉट CSR एक्टिविटी, ठीक है। और लास्ट में भाई गाइस, एक्टिविटीज टू फुलफिल स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। अगर तुम लोगों ने कभी एनवायरमेंट लॉ पढ़ा था तो वो बहुत ही बोर होता है, मतलब बोर मतलब मेरे को बहुत बोर लगता था एग्जीक्यूटिव में जब मैंने पढ़ा था, मैं छोड़ के गया था उसको। बट मेरे को तकलीफ मालूम थी बच्चों को, मेरे को बोर होता था, मतलब बच्चों को भी बोर होता रहेगा। तो मैंने क्या किया था लास्ट टू लास्ट ईयर, मतलब कोविड के समय पहले थोड़ा सा, मैंने ना वो पूरे एनवायरमेंट के जो तीनों चारों लॉ थे ना उसको 1.5-2 घंटे में समअप किया, कंपैरेटिवली एनालिसिस किया,
और मैंने यूट्यूब पे वो लेक्चर डाल दिया, है ना, बच्चों को बहुत फायदा हुआ। अब उसके अंदर मैं जो एक बात बता रहा था, ध्यान देना, एक्टिविटी फुलफिल टू स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, उसके अंदर एक प्रोविजन ऐसा था कि अगर आपके वजह से एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है तो आपको प्लांटेशन करना पड़ेगा, ऐसे आपके ऊपर अथॉरिटी कंपल्शन डाल सकती है। तो प्लांटेशन करना इज गुड एक्टिविटी। आप बोलोगे मैंने सीएसआर एक्टिविटी किया, नहीं बेटा, ये तो तेरे ऊपर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन था, तो इसको ये मत बोल देना कि तूने सीएसआर एक्टिविटी को परफॉर्म कर दिया है। गाइस, होप सो यू अंडरस्टैंड व्हाट इज नॉट फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ सीएसआर एक्टिविटीज। सर हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, नहीं ये तो बहुत ऊपर ऊपर से मैंने आपको बताया, ठीक है, डिटेल में मैं इसको आपको कल बताऊंगा। सो तुम लोग एम्प्लॉय का इंश्योरेंस वगैरह तो छोड़ ही दो, वो तो आता ही नहीं इसके अंदर, है ना। ऑल दिस प्रोविडेंट फंड एंड ऑल, क्योंकि मैंने बोला ना एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए जो एक्टिविटी, दैट इज नॉट अ सीएसआर। हाँ, बोनस वोनस दे रहे हो तुम, नॉट अ सीएसआर। गाइज टेल मी, एनीवन एनी सिंगल प्रॉब्लम टिल नाउ? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? और इज इट इनफ फॉर अ डे, या मैं आगे पढ़ा सकता हूँ? टेल मी, इज इट इनफ फॉर अ डे या आगे पढ़ाना? बिकॉज मेरे को कोई टेंशन नहीं है, घर पे से बैठता हूँ ना मैं, और लिखाते लिखाते पढ़ा रहा हूँ, तो आराम से हो रहा है मेरा। रिप्लाई, शुड आई कंटिन्यू और विल स्टॉप ओवर हियर? इट इज जस्ट 1 hour 15 minute। पता है तुम लोगों को? अरे चलेगा मतलब क्या चलेगा, स्पेसिफिकली बोलो ना। पढ़ाना चलेगा या छोड़ना चलेगा? सर चलेगा ना। कुछ भी, तुम देखो, तुमको ऐसा नहीं लगता है क्या? पढ़ाना ठीक है चलेगा, अपन लोग कवर कर लेते थोड़ा सा, एटलीस्ट सेक्शन 135 पूरा कवर कर लेते हैं, उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको कवर कर लेते हैं, आपका मेजोरिटी सीएसआर हो जाएगा ऐसा मैं मानता हूँ। बाद में फिर मॉड्यूल के अंदर जो जो कवर किया हुआ है उसको सारी चीज़ों को देख लेंगे। अच्छा सुनो, डोंट यू थिंक गाइस, आपको नहीं लगता 1 hour 15 minute ही हुआ है अभी तक? 1 hour 15 minute ही हुआ है, बट जितना हम लोग रेगुलर पढ़ते हैं उससे ज़्यादा अभी तक हम लोग पढ़ लिए। एग्री और नॉट? एग्री करते हो इस बात से? यस सर, द रीजन इज व्हाट यू नो, क्योंकि जब आमने सामने बैठे हुए हैं ना, इधर उधर की फालतू बातें भी निकल जाती कभी। जब ऑनलाइन पढ़ा रहे होते हो ना, तो फिर फालतू बातें करने का स्कोप ही नहीं बचता है। बट आई डोंट नो कि तुम लोगों को क्या ज़्यादा अच्छा लगता है, ऑफलाइन या ऑनलाइन, आई डोंट नो। और मैं ऑनलाइन में थोड़ा सा और भी अच्छे से पढ़ा लेता हूँ। द रीज़न, कोविड में मैंने लगभग 20,000 बच्चों को पढ़ाया था, यही प्लेटफॉर्म, सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे मेरे लिए सबसे अच्छा बात क्या है, इफ़ यू अंडरस्टैंड जस्ट लेट मी नो गाइस। यहाँ पे देखो मैं आपको पोल दे सकता हूँ, अगर आपको समझ में आया है तो क्लिक करो। अगर पोल आया होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर सी, तो आपको, श्रेया ने बोला है हाँ, ठीक है समझ में आ रहा है। रक्षिता बोल रही समझ में आ रहा है, साक्षी पाटिल बोल रही समझ में आ रहा है। तो ये सारे ऑफलाइन प्रिफरेबल है सर, एनी टाइम। तुम लोग तो वही बोलोगे ना, ऑफलाइन ही सही लगेगा तुम लोगों को, लेकिन सिलेबस जल्दी कंप्लीट ऑनलाइन में होता है, ठीक है कोई ना, आप लोगों की इच्छा पूरी करेंगे, डोंट वरी। आ जाते हैं हम लोग गाइस नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, सीएसआर। अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो है द मेजर अमेंडमेंट, ठीक है। सुनना, कंपनी को सीएसआर एप्लीकेबल हुआ सर कब? अगर मानो आपने, लिमिट था आपका 23-24 के अंदर, आपने लिमिट को जंप किया, तो आपको सीएसआर कब तक एप्लीकेबल हो जाएगा गाइस? आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 में
CSR हो जाता है एप्लीकेबल। ठीक है, और जो आपका 2% अमाउंट आता है वो आपने इस साल स्पेंड कर देना पड़ेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे अमाउंट स्पेंड करना पड़ेगा, पूरा का पूरा 2% अमाउंट आपको यहाँ पे स्पेंड कर देना पड़ेगा। सर लेकिन व्हाट इफ कंपनी फेल टू स्पेंड द अमाउंट, अगर कंपनी ने ये अमाउंट स्पेंड नहीं किया तो क्या? तो बोलते हैं कंपनी, अगर आप इवेंट बेस्ड CSR एक्टिविटी कर रहे हो, मतलब एक आधे चीज के अंदर आपने पैसा डाला, छोटी सी चीज कोई भी नॉर्मल से, जैसे मैं आपको पॉलिसी खोल के बताऊंगा तो काफी सारी चीजों में तुम 10 12 15 चीजों में भी CSR पैसा डाल सकते हो। ठीक है, अगर आपका CSR कैसा था, इवेंट बेस्ड CSR था, इवेंट बेस्ड CSR था, तो आपको हमने टाइम दिया है 6 मंथ का, मतलब क्या आ जाएगा 30 सितंबर, ईयर क्या आ जाएगा आपका, ईयर कंप्लीट होने के बाद में, ईयर कंप्लीट होने के बाद में 30 सितंबर 25। डेडलाइन को याद रखना। ठीक है, CSR एप्लीकेबल किस साल हुआ था, लिमिट क्रॉस 2023-24 में हुआ था, पेमेंट अपने को अमाउंट स्पेंड करना था 2% 24-25 में, नहीं हो पाया तो अगले 6 महीने में जो पैसा आपने कमाया, मतलब जो पैसा आपको स्पेंड करना था, आपसे नहीं हो पा रहा है ना, एक फंड है शेड्यूल 7 के अंदर, फंड है शेड्यूल 7 के अंदर, नाम लिखा के दूंगा मैं फंड के, उसके अंदर इस पैसे को डाल दो, उसके अंदर इस फंड पैसे को क्या कर दो, डाल दो। बट अगर आपका जो CSR था वो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट था, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट, आपका CSR क्या है, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है, तो बोलते हैं आपको एक यहाँ पे समय दे दिया इन लोगों ने, विद इन अ मंथ, विद इन अ मंथ मतलब 30 अप्रैल 2025, यहाँ से 30 दिन के अंदर, विद इन 30 डेज, आप क्या करो, अपना पैसा डाल दो एक अकाउंट के अंदर, जिसको नाम दे दिया CSR अनस्पेंड अकाउंट, CSR अनस्पेंड अकाउंट बोलकर एक अकाउंट खोल लो और वहां पे ये पैसा डाल दो। इसके बाद में इन्होंने क्या बोला है, आने वाले 30 साल के अंदर, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट मतलब ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि जो इमीडिएटली कंप्लीट नहीं हो सकता है, तो ऐसे प्रोजेक्ट के लिए आपको टाइम चाहिए, ये ऐसे प्रोजेक्ट नहीं साल भर के, फॉर एग्जाम्पल आप बोल रहे हो पानी फाउंडेशन एंड ऑल, यार 2 2 3 3 साल का समय लग गया था उसको रिलायंस के लिए, तो बोलते हैं फिर एक बार आपने CSR अनस्पेंड अकाउंट में डाल दिया ना, अब यहां से आगे 3 साल तक क्या करो, उस फंड को यूज कर लेना, मतलब फाइनेंशियल ईयर कौन सा आपका 24 25 हो चुका है ना, 25 26 26 27 और 27 28, यहां तक बच्चों समझ में आ रहा है क्या, 25 के मार्च तक आप लोगों का नहीं हुआ ना, 1 महीने के अंदर उसको डाल दो CSR अनस्पेंड अकाउंट के अंदर, और बोले उसको यूज करो अगले 3 साल, और स्टिल इट इज नॉट यूटिलाइज, अभी भी पैसा यूटिलाइज नहीं हुआ है, तो उसको हम लोग कहाँ पे डाल देंगे बाद में, आफ्टर एंड ऑफ द 3 ईयर। बताओ, क्या ये बात आपको समझ में आया क्या? अगर इवेंट बेस आपका CSR एक्सपेंडिचर था, आपसे नहीं बन पा रहा है, तो फंड में डाल दो सीधा सीधा जो बोला है, या आपका ऑन गोइंग प्रोजेक्ट था, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट के अंदर 1 साल में तो कंप्लीट नहीं होगा, तो बोले 30 दिन के अंदर आप डाल दो CSR अनस्पेंड अकाउंट के अंदर, अगले 3 साल तक आप उसको क्या कर लेना, यूज कर लेना, नहीं कर पाओगे तो फिर आपको फिर से वही फंड में डालना पड़ेगा जिसके बारे में हम बोल रहे हैं। क्वेश्चन आता है सर ये फंड कौन से है, तो कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको। क्लीन गंगा, क्लीन गंगा फंड है, इसके अलावा स्वच्छ भारत कोष, स्वच्छ भारत कोष ऐसे कुछ है, हम लोग पढ़ेंगे ये सारा, बुक में सब कुछ दिया है तुम्हारे, ठीक है, या PM केयर्स, प्राइम मिनिस्टर केयर्स, या फिर एक्सेट्रा। बच्चों मुझे बताओ, ये बहुत बड़ा अमेंडमेंट था, क्या आपको ये अमेंडमेंट समझ में आया? प्रॉब्लम क्या है ना, हर कोई ये तो पढ़ लेगा कि सर अगर CSR अमाउंट स्पेंड नहीं हुआ है तो 6 महीने के अंदर आपको उसको फंड में ट्रांसफर करो, नॉर्मल इवेंट बेस कंप्लायंस था तो, या फिर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट होगा तो फिर क्या करो, विद इन 30 डेज आप उसको एक CSR अनस्पेंड अकाउंट में डालो,
लेकिन भाई ये कैलकुलेट कैसे करोगे? आपको फाइनेंशियल 31 मार्च 28 के बाद में डालना पड़ेगा यहाँ पे, अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो। ठीक है गाइज, जल्दी से मुझे कंफर्मेशन दे दो, फिर मैं इसका आपको समरी बना के देता हूँ। तो क्या बोला है, देखो, इफ कंपनी फेल्ड, किसके अंदर, CSR एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे ट्रीटमेंट ऑफ अनस्पेंड अकाउंट, ट्रीटमेंट ऑफ अनस्पेंड अमाउंट, अनस्पेंड अमाउंट का ट्रीटमेंट कैसे होगा। अगर ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है या फिर अदर इवेंट बेस, नॉट ऑन गोइंग, तो पहली बात तो आप डिस्क्लोजर दे दो बोर्ड रिपोर्ट में कि स्पेंड नहीं करे, और उसके बाद में विद इन 6 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, आपको उसको क्या करना है, ट्रांसफर करना है वो फंड जो Schedule 7 में मेंशन है। बट अगर आपका ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो अमाउंट स्पेंड नहीं हुआ है ना, तो डिस्क्लोजर तो यहाँ पर भी देना ही पड़ेगा बोर्ड रिपोर्ट के अंदर। ठीक है, सेकंड, यहाँ पे बोला है विद इन 30 days फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, आप ट्रांसफर कर दोगे किधर, अनस्पेंड CSR अकाउंट। और उसके बाद में नेक्स्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में उसको करो यूज। इफ नॉट यूज, लेकिन अगर अभी भी यूज नहीं कर पा रहे हो तो ट्रांसफर टू Schedule 7 फंड। बताओ गाइज, ये क्लियर हुआ आप लोगों को? ओके, श्रुति को समझ में आया, बाकी का पता नहीं। क्वेश्चन, व्हाट इज ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, लिखो। ऑन गोइंग प्रोजेक्ट हम लोग किसको बोलेंगे? पहला, इट इज अ मल्टी ईयर प्रोजेक्ट अंडरटेकन बाय कंपनी। सेकंड चीज, बट नॉट एक्सीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर, 3 फाइनेंशियल ईयर से ज़्यादा नहीं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सक्लूड ईयर ऑफ कमेंसमेंट। गाइस, तुमको समझ में आ रहा है क्या, जो मैं छोटे छोटे आप लोगों को ईयर्स कैलकुलेट करके बता रहा हूँ ना, वो सारी चीज़ें कहाँ कहाँ से आ रही है, एक एक चीज़ें क्यों? आपने ये पढ़ा है, ऐसे नहीं है एग्जीक्यूटिव में नहीं पढ़ा है, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाई ये क्लैरिटी के साथ में आप पढ़ रहे हो इस बार, कि आपको ईयर वगैरह कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तीसरा, इसके अंदर और क्या आएगा,
it includes that project अगर देखो कोई प्रोडक्ट इनिशियली अगर not approved as मल्टी ईयर प्रोजेक्ट, अगर कोई प्रोजेक्ट तुमको लगा 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, तो इनिशियली क्या लगा, इट वाज नॉट अप्रूव एज अ मल्टी ईयर, इट इज इनिशियली अप्रूव एज अ सिंगल फाइनेंशियल ईयर इवेंट बेस्ड, बट क्या हुआ, whose ड्यूरेशन एक्सटेंड बियॉन्ड 1 ईयर, लेकिन उसका ड्यूरेशन 1 साल से ज़्यादा बढ़ जा रहा है, इन दैट केस इट इज़ ऑल्सो अ ऑन गोइंग प्रोजेक्ट। यार हमारा काम चल रहा है, अभी तक खत्म नहीं हुआ है। कैसे बताओ, क्लियर हुआ? अभी तक कितने पॉइंट कवर हो गए रहे हमारे? 6 7 हो चुका है। ये था 8 नंबर का पॉइंट आपका। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली, नहीं ये तो उसी का है ना, 8 नंबर का ही है, ये भी ऑनगोइंग उसी का है। 9, व्हाट पनिशमेंट। अब आप लोगों को समझ में भी नहीं आया, बट आपका CSR का सेक्शन एज पर कंपनीज एक्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्या बोला है, पनिशमेंट किसको मिलेगा, कंपनी को और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को। कंपनी को कितना मिलेगा, तो दोनों को भी मिलेगा पेनल्टीज, लेकिन पेनल्टी इज लोअर, लोअर ऑफ कितना। अब ये किस चीज का पनिशमेंट है, जो आपने फंड ट्रांसफर नहीं किया, CSR अकाउंट का है ना, 2x ऑफ अमाउंट टू बी ट्रांसफर और 1 CR विच एवर इज लोअर। और जनरली ये जो तुम्हारी अमाउंट आती है ना CSR की, खतरनाक आती है। कंपनी के मैं आपको बताऊंगा, 1,500 रुपये आते हैं, 1.5 लाख, 1.5 करोड़, मतलब 1.5 करोड़ नहीं बोल रहा, 1,500 करोड़ वगैरह ऐसे भी अमाउंट आते हैं CSR के। तो बोलने का मतलब क्या है, थ्री, उसका देखो कितना हो रहा है, 3,000 करोड़ एंड 1 करोड़, ये तो मिनिमम से मिनिमम फाइन बता रहे हैं हम, लोअर ऑफ। और ऑफिसर इन डिफॉल्ट 1/10 ऑफ अमाउंट टू बी ट्रांसफर और 2 लाख विच एवर इज लोअर। इतना आपको पैसा पनिशमेंट मिलेगा कितना, अगर तुम्हारा से फॉर एग्जांपल एक कैलकुलेशन करके रखते हैं कि मानो 2 करोड़ रुपए तुमको क्या करने का था, ट्रांसफर करने का था, 2 करोड़ तुमको क्या करने का था, ट्रांसफर, बताओ कितना हो जाएगा। तो बोले 4 CR और 1 CR, विच एवर इज लोअर, 1 CR, और 1/10 ऑफ अमाउंट टू बी ट्रांसफर, 4 CR का अगर 10 निकाल दो आप, कितना बच जाएगा वो तुम्हारा, 40 लाख, 40 लाख। सो 1/10, हाँ सॉरी 4 CR, हाँ 1/10 इज 40 लाख, नहीं सॉरी रे, 2 CR जाना था ना, 20 लाख, क्योंकि 2 CR ट्रांसफर करना था, और 2 लाख विच एवर इज लोअर, 2 लाख, 2 लाख पर ऑफिसर इन डिफॉल्ट। अगर 10 ऑफिसर हो गए तो 10 ऑफिसर इन डिफॉल्ट पकड़ लो, ठीक है। भाई साहब इतना तो आपको बैठना ही बैठना है। समझ में आया, आया ना? क्वेश्चन ये आया कि सर CSR का हमने नॉन कंप्लायंस किया, तो भाई साहब इसका पनिशमेंट लिखा ही नहीं है। अगर तुमने CSR का नॉन कंप्लायंस किया तो अच्छा है, नॉन कंप्लायंस करो। नहीं, आपको सेक्शन नंबर 450 कंपनी एक्ट 2013 को रेफर करना पड़ेगा।
जहाँ पे कहीं पे सजा नहीं लिखी वहां पे जाके सजा लिखी हुई है। बच्चों बताओ, क्या मैं मान सकता हूँ कि हम लोगों ने सीएसआर के बारे में पढ़ लिया? हाँ या ना, मोटा मोटी पढ़ लिया? यस और नो गाइस? लिखो हेडिंग, सेक्शन नंबर 135। टोटल 9 सब सेक्शन है गाइस। अमेंडमेंट होके पहले कितने थे? पहले कम थे। तो पहला सब सेक्शन बोलता है एप्लीकेबिलिटी। बच्चों मुझे बताओ, क्या लर्न है आप लोगों का एप्लीकेबिलिटी? एप्लीकेबिलिटी लर्न है या नहीं है? यस और नो? फिर इसी सेक्शन के अंदर बोला है क्या, अगर सीएसआर एप्लीकेबल है तो ड्यूटी टू कंपोज सीएसआर कमिटी। कमिटी बनाना अपना ड्यूटी है, दायित्व है। फिर इसी सेक्शन के अंदर लिखा है कि आपको एग्जम्पशन मिल सकता है सीएसआर कमिटी बनाने से। ठीक है। सेकंड, आपको डिस्क्लोजर देना है इन बोर्ड रिपोर्ट अबाउट योर सीएसआर कमिटी। ठीक है। तीसरा क्या है, व्हाट आर द ड्यूटी ऑफ सीएसआर कमिटी, पढ़कर आए हम लोग फंक्शन के नाम से। सबसेक्शन 4 बोलता है व्हाट आर द ड्यूटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये भी पढ़कर आए हम लोग। पॉलिसी को अप्रूव करना है ना, इंश्योर करना एक्टिविटी अंडरटेकन है कि नहीं, और मॉनिटर करते रहना वगैरह, वही वाली बात है। सबसेक्शन 5 बात करता है गाइस आपका सीएसआर एक्सपेंडिचर आपने क्या करना है, स्पेंड करना है, और कॉन्सिक्वेंसेस ऑन नॉन स्पेंड। अगर स्पेंड नहीं किया तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, फंड ट्रांसफर करो, है ना। सबसेक्शन 6 बोलता है गाइस ऑन गोइंग प्रोजेक्ट के बारे में। सबसेक्शन 6 बात करता है। सबसेक्शन 7 पनिशमेंट के बारे में बात करेगा। सबसेक्शन 8 सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है किस चीज का, कि चाहे तो वो किसी को स्पेशल डायरेक्शन दे सकते, जनरल डायरेक्शन दे सकते, दे कैन गिव जनरल और स्पेशल डायरेक्शन। किसको? किसी भी कंपनी को या फिर क्लास ऑफ कंपनी को, कि भाई एक आधे कंपनी को स्पेसिफिकली उन्होंने डायरेक्शन दिया तो इट्स स्पेसिफिक डायरेक्शन, पर्टिकुलर क्लास ऑफ कंपनी को दिया इट बिकम जनरल डायरेक्शन। और सब सेक्शन 9 बोलता है एग्जम्पशन ड्यूटी टू कंपोज कमिटी। गाइज आप मुझे एक बात बताओ, एक बार आप घर पे अपने लेवल पे सीएसआर का जो सेक्शन है वो पढ़ लोगे। मैंने आपको सीएसआर तो मोटा मोटी सब कुछ बता दिया, अगर आप देखो तो आपको समझ में आएगा। अभी हम लोगों को एक चीज़ पढ़ना है, सीएसआर इम्प्लीमेंटेशन पढ़ना है, इम्पैक्ट असेसमेंट पढ़ना है ना, और सीएसआर एग्जाम्शन जो मैंने आपको बोला है, सीएसआर एक्टिविटी वगैरह वो मुझे बताना है थोड़ा सा आप लोगों को। बट मोटा मोटी तो आपको पूरा समझ में आ ही गया ना सीएसआर। आप देखो बहुत प्रोडक्टिवली हमारा टाइम यूटिलाइज, इट जस्ट 1.5 आवर एंड वी आर डन विद द एंटायर सीएसआर। मतलब 80% ऑफ सीएसआर का हम लोगों को अच्छा खासा ज्ञान मिल चुका है। कल का क्लास कैसे रखे, ऑनलाइन या ऑफलाइन?